guys, welcome to Amresh Viskarma classes, and again I'm going to start the second lecture in electricity for class 12th. So without wasting times, let's begin the chapters. आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट को हम लोग AB एम्पियर बोलते हैं, ठीक है। तो AB एम्पियर का बोलोगे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक यूनिट बोलोगे, और AB एम्पियर निकालने के लिए क्या कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, AB कूलम बाई सेकेंड का यूज करेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट का इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट क्या होता है, उसको कहते हैं स्टेट कूलम। अब स्टेट कूलम को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और स्टेट कूलम को स्टेट एम्पियर को निकालने का जो फॉर्मूला है, माफ कीजिएगा यहाँ पर स्टेट एम्पियर होगा। तो स्टेट एम्पियर पता करने का फॉर्मूला जो होता है वो स्टेट कूलम बाई सेकेंड होगा। अब यहाँ देखिए कि एम्पियर और AB एम्पियर में क्या रिलेशन है। तो एक एम्पियर जो होता है 1/10 इंटू AB एम्पियर के बराबर होगा, राइट। अब अगर रिलेशन देखें हम AB एम्पियर और स्टेट एम्पियर के बीच में, तो एक AB एम्पियर जो होगा ना वो 3 इंटू 10 के पावर 10 स्टेट एम्पियर के बराबर होगा। ये न्यूमेरिकल मेथड्स में काफी हेल्पफुल होंगे, तो इनको ध्यान दीजिएगा। अभी एम्पियर और स्टेट एम्पियर के बीच रिलेशन देखते हैं, तो एक एम्पियर जो होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टेट एम्पियर के बराबर होता है। अगर ऑर्डर की बात करेंगे तो सबसे लार्जेस्ट जो होता है वो AB एम्पियर होता है, उससे छोटा होगा एम्पियर, और सबसे छोटा होगा स्टेट एम्पियर। माफ कीजिएगा, सॉरी। इसके बाद जो है इलेक्ट्रिक करंट के टाइप की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट के जो टाइप होता है वो 3 तरह का होता है। एक होगा स्टेडी करंट, दूसरा होगा वैरिंग करंट, और थर्ड होगा अल्टरनेटिव करंट। स्टेडी करंट क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट टाइम के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू बदलती नहीं हो, टाइम के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू फिक्स रहती हो, उसको स्टेडी करंट भी बोलते हैं, या उसको डायरेक्ट करंट DC करंट भी बोलते हैं, यानी कि उसकी वैल्यू जो होती है, मैग्नीट्यूड जो होती है, समय के अनुसार नहीं बदलती है। अगर हम ग्राफ की तरफ देखेंगे तो हम लोग पाएंगे कि अगर हम ग्राफ की तरफ देखें तो हम पाएंगे कि जो हमारा जो ग्राफ है ये टाइम एक्सिस है, ये करंट एक्सिस है। देखो, अगर हम इस टाइम के यहाँ पर देखना चाहेंगे करंट कितना है तो वो I, चलो यहाँ भी देखने चाहें तो सेम। इनकी टाइम मैंने अलग अलग लिया है, कि यहाँ टाइम लिया कि यहाँ टाइम लिया, दोनों टाइम पे मैंने देखा कि करंट की वैल्यू तो सेम आ रही है। तो इस तरह के करंट को बोलेंगे कि स्टेडी करंट है। स्टेडी करंट बैटरी प्रोड्यूस करती है, आपकी स्टेडी करंट ही बैटरी प्रोड्यूस करती है। अभी गाइज हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, और आगे जो हम लोग जानेंगे इसमें कि आपका वैरिंग करंट क्या होता है। कि वैरिंग करंट वो करंट होता है जो समय के अनुसार जिसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, बदलती जाती है। जैसे देखो, ये जो ग्राफ से देखोगे तो यहाँ पर इसकी करंट की वैल्यू ये, यहाँ पर करंट की वैल्यू ये, और यहाँ पर करंट की वैल्यू, यानी कि टाइम अलग अलग टाइम पर करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, इंक्रीज कर रही है, ठीक है ना। तो यहाँ देखेंगे कि जब इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू समय के अनुसार चेंज हो, है ना, उसको बोलेंगे वैरिंग करंट है, वैरिंग इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। अब आते हैं अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो कुछ ऐसी करंट होती है जिसका वैल्यू कुछ समय के लिए बढ़ती है, फिर कुछ समय के लिए घटती है, ठीक है। और ऐसे ही ये करंट जो है ना मूव करती है आगे की तरफ, ये मूव करती है पीरियोडिकली, कुछ समय के लिए बढ़ेगी, कुछ समय के लिए घटेगी। उस तरह के करंट को बोलेंगे अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि AC कहते हैं। और जनरेटर इस तरह के करंट को प्रोड्यूस करता है। सो गाइज, आइए हम लोग अभी कुछ न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का जो न्यूमेरिकल है वो ये है कि हमारे पास एक कंडक्टर है, और इस कंडक्टर से जो है ना 1 मिलियन जो है इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, यानी कि N जो होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 के पावर 6 हो गया, 1 मिलियन है तो। और टाइम है 1 मिली सेकेंड, यानी कि 10 के पावर -3। अब पूछ रहा है क्या आपसे कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट। तो आपको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब आपको पता हो, टाइम पता हो, तो इलेक्ट्रिक करंट का जो है ना प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया गया है कि NE/T होता है, जहाँ N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने उसका वैल्यू रख दिया, और E का मतलब चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितनी चार्ज हो तो आपको पता है। और नीचे 10 के पावर -3 पे 10 के पावर -3 से 10 के पावर -19 कटा, 10 के पावर -16 टाइम में। अब 10 के पावर 6 और 10 के पावर -16, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 10 के पावर -10 और ये वाली जो वैल्यू है सेम के सेम रख गई, और एम्पियर लगा देंगे क्योंकि हम करंट पता कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए क्या है कि करंट जो है वो वैरी कर रही है। करंट जो है किसी वायर में वो बदल रही है समय के अनुसार, यानी कि यहाँ पर वैरिंग करंट है, ठीक है, बदलती हुई करंट है। तो वो एक इक्वेशन दिया हुआ है कि कैसे करंट बदल रही है, इक्वेशन दी गई है I = 4 + 2t। अब आपको बताना है कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी
है ना, कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, टाइम दे दिया आपको 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो मैंने आपको बताया था कि जब आपको करंट दे दिया जाए वायरिंग, जब करंट बदल रही हो, तो वैसे कंडीशन में जो है, वैसे कंडीशन में आई निकालने का फॉर्मूला dq/dt होता है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रल का फॉर्म आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे q = इंटीग्रल आई dt, और यहाँ इंटरवल जो है लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट 4 है, तो 2 से 4 कर दिया और i की वैल्यू रख दिया और dt कर दिया। अब 4 + 2t को इंटीग्रल करते हैं, तो इंटीग्रल करने के बाद हमें फाइनल मिलता है 4t + t² और लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 4। अब इसमें क्या करेंगे कि जहां जहां टी है वहां पर अपर लिमिट रखोगे सब जगह, फिर जहां जहां टी है वहां पर लोअर अपर लिमिट रखोगे तो कुछ ऐसा आएगा, लोअर लिमिट रखोगे तो कुछ ऐसा आएगा, और अपर लिमिट वाली वैल्यू लोअर लिमिट वाली वैल्यू दोनों को माइनस कर देंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 20 आएगा। ठीक है ना। और हमें क्या बताना था, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि चार्ज बताना था आपको। तो चार्ज बताना था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 20 कूलम। ठीक है, क्योंकि करंट तो दी गई है, तो चार्ज बताना था आपको, तो चार्ज 20 कूलम हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या है कि फिर से जो है किसी वायर में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बदल रही है, उसका भी इक्वेशन दे दिया है 15 sin 377 t। तो आपको चार्ज बताने इंटरवल दे दिया है 0 सेकेंड टू t 1/20 सेकेंड। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ 377 जो है, 377 को हम लोग क्या करते हैं कि इसको मान लेते हैं। ठीक है, 377 को हम ओमेगा मान लेते हैं। तो फिर हमको टी का फॉर्मूला पर रखा हम लोगों ने 2π/ओमेगा, ये फॉर्मूला हम लोगों ने पर रखा है। तो 2π का 2π, ओमेगा का वैल्यू 377, तो 2 × पाई का वैल्यू 3.14, और ये वाली सेम। इसको सॉल्व करने पर अप्रोक्सीमेटली हमें क्या मिल रहा है, 160 सेकेंड मिल रहा है, एंड टी की जो नियरली वैल्यू हो गया 160 सेकेंड आ गया। अब देखिए जब t की वैल्यू 160 है, तो अगर हम इसको 120 में कन्वर्ट कर देंगे, इसका हाफ कर देंगे, इसका हाफ कर देंगे, तो इसका भी हाफ करना पड़ेगा। तो इसका हाफ करेंगे तो 120, तो इसका हाफ करेंगे तो t/2, यानी कि 120 सेकेंड का मतलब हो गया t/2। अब चार्ज निकालने का फॉर्मूला इंटीग्रल 0 से हाफ कर दिया है। 0 से हमें लिखना था 120 सेकेंड, तो 120 सेकेंड ना लिखने के बजाय हम 120 सेकेंड नियरली इक्वल टू 1 t/2 वो रख दिया। और उसके बाद जो है 15 साइन, इसको ओमेगा माना था तो ओमेगा टी, फिर इसको इंटीग्रल करते हैं तो 15 कॉमन, इसको इंटीग्रल करेंगे तो साइन ओमेगा t/ओमेगा, और 0 से t/2। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं कि एक बार जो है ये इसको कॉमन कर लिया जाए, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है कि कॉमन आ गया, अपर लिमिट इसमें आएगा, फिर लोअर लिमिट आएगा इसमें। अब देखिए ओमेगा × t/2, अब ओमेगा × t/2, तो ओमेगा × t/2 सॉल्व यहाँ से जब करेंगे ना, यहाँ पर अगर हम वैल्यू रख देते हैं, टी वाला वैल्यू उठाकर यहाँ रख देंगे तो पूरा कट के आ जाएगा पाई, cos पाई आ जाएगा, और ये तो cos 0 होगा ही होगा, cos 0 होगा ही होगा। अब देखिए 15/ओमेगा, और इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू -1, इसकी वैल्यू भी -1 थी, कुल मिलाकर -2। तो चार्ज इक्वल टू 15 × -2/377, और इसको सॉल्व करने पर अप्रोक्सीमेटली हमारा जो वैल्यू आता है -0.079 कूलम्ब आता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये जो मेरिकल कैसे बनते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं कि करंट कंडक्शन इन मेटेलिक कंडक्टर। एक मेटेलिक कंडक्टर है, वो मेटेलिक कंडक्टर में करंट किस तरह से कंडक्ट करता है, मूव करता है, उस चीज़ को जानते हैं। तो आपको पता है कि जो मेटल होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। वो करीब करीब जो आप ध्यान दीजिएगा कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में 10⁻28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही मेटल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब दो केस देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई मेटल है और हम मेटल के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं, मतलब हम उस मेटल को हम करंट से, बैटरी से, यानी कि सेल से नहीं जोड़ेंगे, तो क्या होगा, उसमें का जो इलेक्ट्रॉन है वो रैंडम मोशन करेगा, इधर उधर, कोई खास डायरेक्शन में नहीं, है ना, इधर उधर वो मोशन करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास थर्मल एनर्जी होती है। थर्मल एनर्जी के कारण वो रैंडम मोशन करता है, और उसके जो स्पीड कितनी होती है, एवरेज स्पीड अगर निकालने की कोशिश कीजिएगा इलेक्ट्रॉन की, तो नियरली 10⁵ मीटर पर सेकेंड होती है रूम टेम्परेचर पे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन के पास जो स्पीड होती है, ये स्पीड अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाती है, ठीक है ना, बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन किसी मेटल के एक छोर से दूसरा छोर तक आने में, है ना,
सक्षम नहीं हो पाता है और इस कारण से उस मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं हो पाती है। ठीक है। अब रही बात कि अगर हम उस मेटल के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वोल्टेज अप्लाई कर देंगे, तो अगर वोल्टेज अप्लाई करेंगे, जैसा कि इस केस में क्या है कि इस मेटल जो है यहाँ पर, ठीक है ना, तो ये जो मेटल है, तो मेटल को हम लोगों ने क्या किया, मेटल को जोड़ दिया हम लोगों ने ये सेल से। तो अब इसमें से क्या हुआ कि इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, इनकी वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ। अब वोल्टेज के कारण क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉन के पास जो एक्स्ट्रा ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाएगा, और इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा के इलेक्ट्रॉन को एक खास डायरेक्शन में मूव कराएगा इधर, ठीक है ना, एक खास डायरेक्शन में मूव कराएगा, वो भी इस डायरेक्शन में मूव कराएगा, और इस एंड से इस एंड तक इलेक्ट्रॉन को भेजेगा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर मूव करेगा, तो इस मेटल का जो पॉजिटिव चार्ज होगा, इस मेटल का जो पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये इधर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, अब पॉजिटिव चार्ज जो है ये, तो इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज से टकराएगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज से टकराएगा, और इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज यानी कि पॉजिटिव आयन के बीच में एक टक्कर होगी, कॉलिजन होगी, और ये कॉलिजन के कारण इलेक्ट्रॉन के पास जो एक्स्ट्रा स्पीड है वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन इधर उधर जाने की बजाय इस एंड से इस एंड तक सीधे जाएगा। ठीक है। तो ये कैसा, ये कब होगा, ये तभी होगा जब हम मेटल को इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कराएंगे, यानी कि वोल्टेज प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है। और वो कब होगा, जब हम मेटल को यानी कि कंडक्टर को हम सेल से ऐड करेंगे, तब ऐसा होने वाला है। तो ये तो हम लोगों ने देखा कि प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा होगा। अब आते हैं रिलैक्सेशन टाइम यानी कि टाउ क्या होता है। रिलैक्सेशन टाइम यानी कि टाउ, तो याद रखिए कि ये एवरेज टाइम होता है जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करेगा, तो ये जो आपका मेटल है, वो मेटल के जो पॉजिटिव आयन है उससे टकराएगा। ठीक है ना। तो जब ठीक है ना, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि दो को टक्कर होने के लिए, है ना, दो बार टकराने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को जितना टाइम खर्च करेगा, वो इलेक्ट्रॉन दो टक्कर करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन जितना टाइम खर्च करेगा, उसी टाइम को कहेंगे रिलैक्सेशन टाइम, इनके टाउ कहेंगे। इसको टाउ पढ़ेंगे। इसका ऑर्डर कितना होता है, 10⁻⁻14 सेकेंड होता है। अब आती है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, उस चीज को हम लोग समझते हैं। कि व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि भीडी। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है, तो याद रखिए ये एवरेज वेलोसिटी है। रिलैक्सेशन टाइम क्या है, एवरेज टाइम है। एक इलेक्ट्रॉन को दो टक्कर करने के लिए जितना एवरेज टाइम चाहिए होता है उसको रिलैक्सेशन टाइम बोलेंगे। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब इस मेटल के चारों तरफ लगा दिया गया, तो इलेक्ट्रॉन जो है ना, इधर उधर मोशन करने की बजाय एक खास डायरेक्शन में वो मूव करेगा, वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है ना, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगाता है। ठीक है ना, फोर्स लगाता है, इसलिए खास डायरेक्शन में मूव करता है, और खास डायरेक्शन में मूव करते समय उसको पॉजिटिव आयन से टक्कर होती है, और एक टक्कर के कारण उसके पास जो एक्स्ट्रा वेलोसिटी होती है, एक्स्ट्रा स्पीड होती है, वो खत्म हो जाती है, तो ऐसे मूव करता है। तो यहाँ याद रखिएगा कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होती है, इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है ना, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण ही तो वो यहाँ से यहाँ मूव कर पाता है, मेटल के एक इंच से दूसरे इंच तक मूव कर पाता है। और इसका सिंबल क्या होगा, वीडी होगा। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर कितना होगा, 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड, बहुत ही कम होता है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण ही मेटल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है।